नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपीजी के सीरीज के आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम प्राकृतिक सीमा की बात करें प्राकृतिक सीमा इधर ये उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी प्राकृतिक सीमा है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी बनाती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी, और यह शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत का भाग है। दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्व में गंडक नदी तथा इधर पश्चिम में यमुना नदी उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम भूगर्भिक संरचना की बात करें भूगर्भिक संरचना, तो उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड, महाद्वीप का एक भाग है या हिस्सा है। गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग या हिस्सा है। अब ये गोंडवाना लैंड महाद्वीप क्या है? देखिए, आद्यकाल में जब कुछ भी निर्मित नहीं हुआ था उस समय एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। ये क्या था? महासागर। और इस महासागर में एक विशाल भूखंड जिसका नाम था पेंजिया, ये तैर रहा था। और ये क्या था? भूखंड था। और इस भूखंड पेंजिया में समयोपरांत विखंडन हुआ और विखंडन के पश्चात ये दो भागों में खंडित हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग उत्तर की ओर अग्रसर हुआ इसका नाम पड़ा अंगारा लैंड, और नीचे जो दक्षिण की ओर अग्रसर हुआ इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत इसी गोंडवाना लैंड का भाग है या हिस्सा है। ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक या भौतिक विभाजन की बात करें प्राकृतिक या भौतिक विभाजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक या भौतिक रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भाभर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा है
मध्य गंगा मैदान। और तीसरा है दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। अब इसको मैप पे अगर हम देखें तो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये पूरा ऊपर ये हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में ये जो भाग है ये पूरा भाग भाबर एवं तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके ठीक दक्षिण में ये जो मैदान है जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ये मैदान मध्य गंगा मैदान या गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र ये दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक एक को हम विस्तार से समझते हैं। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र। और इसमें भी सबसे पहले हम भाबर को समझेंगे। तो भाबर क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी छोर पर यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। और इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक भाबर क्षेत्र विस्तृत है। इसकी जो चौड़ाई है वो सहारनपुर के आसपास लगभग 34 किलोमीटर है। सहारनपुर के आसपास इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो ये चौड़ाई कम होती जाती है, यानी जैसे हम इधर से जैसे ही इधर को चलते जाते हैं तो ये चौड़ाई लगातार कम होती जाती है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कंकड़, बालू के मोटे कण आदि से हुआ है। यहाँ की जो भूमि है इसी कारण कंकरीली और ऊबड़ खाबड़ है। जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसे तरी वाला क्षेत्र या नमी वाला क्षेत्र भी कहते हैं। भाबर के ठीक दक्षिण में ये जो पूरा क्षेत्र है
भाबर क्षेत्र के दक्षिण में ये क्षेत्र पूरा, ये तराई वाला क्षेत्र, तरी वाला क्षेत्र या तराई क्षेत्र कहलाता है। और इसका जो विस्तार है वो भी सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कुशीनगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के पास 80 से 90 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो कुशीनगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के पास 80 से 90 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही ये चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, इधर जैसे ही हम पूर्व से नीचे से, जैसे ये इधर पूर्व से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये चौड़ाई क्या होती है, कम होती जाती है। इसका जो निर्माण हुआ है महीन अवसादों से या छोटे कणों से हुआ है। महीन अवसाद और छोटे कणों से ये निर्मित है। ये अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र है, यहां वर्षा अधिक मात्रा में होती है और अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ है या इस क्षेत्र में दलदली भूमि पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों को उपजाया जाता है, जैसे धान और गन्ना, और इनका यहां पर भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक विभाजन है मध्य गंगा मैदान। इसे गंगा यमुना मैदानी दोआब भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र, ये भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में ये पूरा क्षेत्र, ये गंगा यमुना मैदान है और इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लीस्टोसीन युग से शुरू हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गंगा यमुना का मैदान किस युग में निर्मित हुआ है। तो गंगा यमुना का जो मैदान है वो प्लीस्टोसीन युग में निर्मित हुआ है। इस मैदान का निर्माण गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा हुआ है। गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, राप्ती आदि नदियों द्वारा अवसादों का जो निक्षेप किया गया यहाँ पर, और उसी निक्षेप के कारण गंगा यमुना मैदान निर्मित हुआ है। और इस मृदा को, जो यहाँ पर इन नदियों के निक्षेपण के कारण जो मृदा है
उस मृदा को जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा। और ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और इसका जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 300 मीटर तक है। ठीक है। नदियों के द्वारा जो यहां पर मृदा का निक्षेपण हुआ है, इस निक्षेपण के कारण, इस निक्षेपण के आधार पर इस भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बांगर मृदा क्षेत्र। बांगर मृदा क्षेत्र या बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो पुरानी जलोढ़ मृदा का जमाव है। जो अपेक्षाकृत ऊंचा है और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। एक, ठीक है। दूसरा विभाजन है खादर। खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा है जहां पर मृदा की ऊपरी परत में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है और इस क्षेत्र की जो ऊपरी परत, इस क्षेत्र की मृदा की जो ऊपरी परत है उसको, उसमें परिवर्तन करता है। पूरा गंगा मैदान का जो क्षेत्र है ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रबी और खरीफ दोनों ही फसलों को बहुतायत में उपजाया जाता है। ठीक है। तीसरा प्राकृतिक विभाजन है दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। गंगा मैदान के ठीक दक्षिण में ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है।
ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। और यहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनाता है। यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है, जिसे यहां यानी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है, लेकिन कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं, जिनमें मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां, सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। इस खंड पठार में कुछ भाग बघेलखंड पठार का सम्मिलित है। जिसमें सोन नदी क्षेत्र, और सोनभद्र की रामगढ़ पहाड़ी, ये क्षेत्र जो है बघेलखंड पठार का है, जो कि इस बुंदेलखंड पठार में यानी आपके जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पठारी प्रदेश है उसमें शामिल है। इस पठारी क्षेत्र का निर्माण प्राचीन कैम्ब्रियन युग की चट्टानों कैम्ब्रियन युग की चट्टानों विंध्य विंध्य क्रम की चट्टानें और नीस चट्टानों से हुआ है। नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। यहां की अगर हम भूमि की बात करें तो यहां की भूमि ककरीली, उबड़ खाबड़ एवं उजाड़ भूमि है। ककरीली ककरीली एवं उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ है। यहां की जो पहाड़ियां हैं वो अपक्षय और अपर्दन के कारण घर्षित या अव, या अवशिष्ट रूप में पाई जाती। इस क्षेत्र की नदियों में चंबल, बेतवा,
केन, सोन और टॉन्स हैं। इन नदियों में चंबल, बेतवा और केन पहाड़ को काटती हुई उत्तर की ओर जाकर यमुना नदी में मिल जाती। यानी ये यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन और टोंस नदी ही उत्तर की ओर जाकर गंगा नदी से मिल जाती और ये गंगा की सहायक है। ठीक है। पूरे पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां वर्षा बहुत कम होती है, जिस कारण यहां वर्षा बहुत कम होती है और पूरे क्षेत्र में लाल मृदा का विस्तार है। जिस कारण यहां की जो मृदा है वो अनुपजाऊ मृदा है और पानी की इस क्षेत्र में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, अरहर, सरसों, ज्वार आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और इससे आगे की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।